अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दावा किया है कि आइनी तरमीम के लिए हमारे अरकान को 12 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र्स की जा चुकी हैं। उनका कहना था कि हमारे अरकान पार्लियामेंट को ख़रीदने के लिए हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही है और 12 करोड़ तक ऑफ़र की गई है। उन्होंने कहा कि वाना के MNA को भी ख़रीदने के लिए हिरासा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई भी तरमीम नहीं करने देंगे, किसी भी गैर कानूनी तरमीम की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और उसके ख़िलाफ़ महाज़ बनाएंगे। पार्लियामेंट में इस मुज़ाहमत को लीड करूँगा। उनका कहना है कि आइनी तरमीम का मुसव्वदा हमारे सामने पेश किया जाए, हम उसका जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद उस पर फैसला करेंगे, लेकिन यकतरफ़ा तरमीम हरगिज़ नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि गैर आइनी तरमीम का रास्ता रोकने में मौलाना फजलुर रहमान का बहुत अहम किरदार है और उम्मीद है कि मौलाना आइंदा भी आइन की हुक्मरानी के लिए किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो से भी कहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें। उनका कहना है कि इमरान खान के वाज़ेह अहकामात तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। कारकुनों को ज़बरदस्त तहरीक चलाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इमरान खान की हिदायत पर एहतजाज में शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि KP हाउस पर हमला कानून की खिलाफ वर्जी है। ये खैबर पख्तूनख्वा के असासे पर हमला किया गया है। हमारा मुतालबा है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। इसके बाद आपके सामने रखते हैं कि दूसरी तरफ इमरान खान साहिबा की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उनके साथ असद कैसर के भाई को भी पेश किया गया और जज साहब ने रिमांड पर फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड ऐसे मामलात में अमूमन नहीं दिया जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें कैसे ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड दे देते हैं। अमूमन होता यह है कि इनको तो जो गिरफ़्तार किया गया ये वहाँ पर खामोशी से खड़ी हुई थी, देख रही थी। इनके पास ना तो कोई ऐसी चीज़ थी, ना ही इनको गिरफ्तार करने का कोई जवाब था, ना इनके पास झंडा था, ना इनके पास कोई बैनर था, ना इनके पास कोई डंडा था, ना इनके पास कोई असला था, ना ये यहाँ तक कि नारेबाजी भी नहीं कर रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है इनका कि ये इमरान खान की बहनें हैं। इससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में और कोई नहीं है। एक जुर्म ये है कि इमरान खान से रिश्तेदारी होना, दूसरा जुर्म है कि इमरान खान से ताल्लुक़ होना, तीसरा जुर्म यहाँ पाकिस्तान में बना दिया गया है कि तहरीक इंसाफ का रुकन होना, हमदर्द होना। ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स तहरीक इंसाफ के मुतालिक ख़बर भी दे दे तो उससे भी हुकूमत की दुश्मनी हो जाती है। बहरहाल 1 रोज़ा रिमांड दिया गया है, अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगली आपके सामने अफसोसनाक ख़बर रखते हैं कि जो कराची में एयरपोर्ट पर जो धमाका किया गया है उसके मुतालिक अब ख़बरें आ रही हैं कि वो एक खुदकुश हमला था और उस हमले की डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो ये है कि कराची धमाका खुदकुश था और गाड़ी का मालिक बलूचिस्तान का रिहायशी निकला। इसमें इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक ऐसा हुआ है और इसमें 3 अफराद के शहादत की खबर मौसूल हुई है
اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ شہر قائد میں ایئرپورٹ کے قریب ہونے والا دھماکہ خودکش تھا، جس میں 70 سے 80 کلو گرام مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا مالک بلوچستان کا رہائشی تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق گاڑی میں VBIED کے ذریعے یعنی ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا۔ دھماکہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روانگی کے سگنل پر ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معائنہ کے دوران معلوم ہوا کہ خودکش حملہ غیر ملکیوں کے وفد پر ہوا۔ اس میں 2 چینی باشندے شامل تھے شہادتوں میں، اور ان کی ہلاکت جو ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے، چینی باشندوں کی، اور ان کے ساتھ پاکستانی بھی ایک آدھ شامل تھا، جو ابتدائی رپورٹ تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں 12 گاڑیوں کو بری طرح نقصان پہنچا اور 3 مکمل طور پر گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ دھماکے میں تقریباً 70 سے 80 کلو گرام کمرشل دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ خودکش حملہ آور گاڑی میں دھماکہ خیز مواد لے کر سوار تھا اور چینی باشندوں کی آمد کا منتظر تھا، جس نے ہدف کو قریب آتے دیکھ کر گاڑی ان سے ٹکرا دی۔ دریں اثنا CTD حکام ایک مرتبہ پھر ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کے مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے دن کی روشنی میں جمع ہونے والے شواہد کا جائزہ لیا۔ تفتیشی حکام نے بتایا ہے کہ گاڑی کے مالک کا نام شاہ فہد ہے اور وہ بلوچستان کے شہر نوشکی کا رہنے والا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ دن مولانا فضل الرحمان سے ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں نواز شریف اور آصف زرداری جس میں موجود تھے، بلاول زرداری بھی اس ملاقات میں موجود تھے، وہاں پر مولانا کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں آئینی ترامیم کا مسودہ بھی دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کو تیار ہیں اور امید ہے کہ اسی ہفتے کے اینڈ میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں یعنی 4-5 دنوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حکومت کہنا یہ چاہ رہی ہے، حکومت کی چال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا اور آئینی عدالت کے اوپر حکومت اب بھی بضد ہے، وہ مصر ہے، وہ اصرار کر رہی ہے اس بات پر کہ وفاقی آئینی عدالت بھی بنائی جائے گی، اور وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی جگہ پر، چونکہ قاضی صاحب کے نام پر مولانا فضل الرحمان کسی طور ایگری نہیں ہیں، اور ان سے ملاقات میں انہیں بتایا گیا کہ ہم ججز کی جو عمر 3 سال بڑھا رہے تھے وہ بھی ہم نہیں بڑھانے جا رہے، اور ہم قاضی فائز عیسیٰ کو بھی وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بنائیں گے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ زیادہ غور و خوض جسٹس امین الدین خان کے نام پر ہے کہ انہیں وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس امین الدین کا نمبر 4 ہے، یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، ان کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس امین الدین ہیں سینیورٹی میں۔ اب اگر اس طرح سے یہ گڑبڑ گھوٹالہ بناتے ہیں کہ ہم آئینی وفاقی عدالت بھی بنائیں اور چیف جسٹس کو بھی رکھیں، تو نام کے طور پر مطلب دکھاوے کے طور پر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دیا جائے گا، مگر تمام تر اختیارات آئینی عدالت کے پاس ہوں گے جس کا چیف جسٹس امین الدین خان ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی
ज़्यादा इंसाफ करने वाले हैं हुकूमत के हक़ में। चूँकि अब तक का जो उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काज़ी साहब की हर बात में, हर हुक्म को फ़ौरन से पहले बजा लाते हैं, और जो काज़ी साहब का फ़ैसला होता है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी वही फ़ैसला करते हैं। अब अगर ये वो कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने के लिए कहा जा रहा है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, जबकि असल जो आईनी अदालत है उसका चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं। अगली खबर यह है कि वकला ने भी भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। कल वकला कन्वेंशन हुआ और उसमें वकला की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां पर मुख्तलिफ वकला रहनुमाओं ने खिताब किए, और हामिद खान ने अपने खिताब में कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं काजी फ़ायज़ ईसा के साथ खड़ा रहा, और मैंने काजी फ़ायज़ ईसा का इतना साथ दिया कि मैंने इमरान खान की मुखालफत मोल ली। मैंने अपनी जमात को छोड़कर काजी फ़ायज़ ईसा की हिमायत की, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ी गलती पर था। मैंने ऐसे शख्स की हिमायत की जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और वकला किसी आइनी अदालत को नहीं मानते। उनका कहना था कि 25 अक्टूबर तक कोई आइनी तरमीम ना की जाए, उसके बाद इसका मुसव्वदा तमाम लोगों के सामने रखा जाए और उस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद जो इज्तमाई फ़ैसला हो, जिसमें अवाम की राय भी शामिल हो, जिसमें तमाम पार्टियों की राय शामिल हो, उसके बाद फ़ैसला किया जाए कि किस तरह से आइनी तरामीम करनी हैं। तो दूसरी आपके सामने खबर रखूं कि इमरान खान साहब की मुलाकात पर हुकूमत ने खौफ के मारे, डर के मारे पाबंदी लगा दी है, और इमरान खान का जो केसेस थे, कल जो केस था 190 मिलियन का, उसकी तारीख 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। या तो हुकूमत उसको रोज़ रोज़ चला रही थी, हर रोज़ या एक दिन छोड़कर, मगर अब इतनी लंबी तारीख दी गई है, और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसकी वजह यह भी है कि इमरान खान से कोई मुलाकात ना हो सके, ताकि इमरान खान साहब जो डी चौक का जारी एहतजाज था उसके मुतालिक मज़ीद अपने अहकामात न दे सकें। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल मौखिर नहीं की, एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि एहतजाज को किसी सूरत नहीं रोकना। अब इन्होंने इसीलिए इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, ताकि ना उनसे कोई मिल सके और ना इमरान खान साहब के ताज़ा अहकामात को आवाम तक पहुँचाया जा सके। ये हुकूमत खौफ में मुब्तला है। ये हुकूमत इमरान खान से इतना डरती है कि उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करती है, और इमरान खान की मुलाकात को रोकने के लिए हज़ारों कैदियों की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई है, और बहाना वही पुराना सिक्योरिटी का। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।